नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपको बता दें कि हम विधानसभा के बाहर यहां पर मौजूद हैं और विधानसभा के सामने से आज ये लाइव बुलेटिन हम यहां पर कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले चरण में उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग होनी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण को भेदने के लिए हर सियासी दल पूरी तरह से कोशिशों में लगा है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट लैंड है, जो जाट बेल्ट वाले इलाके हैं, वहां पर अमित शाह ने इसी के तहत जाट नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की, जो बैठक काफी सकारात्मक रही। और इस बैठक के बाद जाट नेताओं ने भी इस बात को कहा कि उनकी भाजपा के नेताओं के साथ जो बातचीत हुई है वो काफी सकारात्मक रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के जो जिले हैं जहां पर की वोटिंग होनी है वहां पर किसी भी तरह से जाटों और जाट वोटरों को अपने से दूर नहीं जाने दिया चाहती है, इसीलिए पूरी बिसात बिछाई गई है। मैं समझता हूं कि आज की इस मीटिंग के बाद में जरूर एक मैसेज आएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अगर उनसे कोई वादा किया है तो वे निश्चित तौर पर सोचेंगे। जो उनका आक्रोश था किसान आंदोलन को लेकर, मैं समझता हूं कि उसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। गृह मंत्री जी ने हमें आरक्षण का भी भरोसा दिया है और हमारी मांग सुरक्षा, विकास और सारी चीजें हमारे प्रदेश में लागू हो रही हैं। हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, हम बीजेपी के साथ हैं। बागपत और शामली क्षेत्र की है, उन्होंने भुगतान को रोका हुआ है, उस पे उन्होंने कहा कि शीघ्रता से समाधान होगा और गन्ना उत्पादक किसान कभी भी अपने को असहाय महसूस नहीं करेगा। समय से भुगतान होगा और समय आगे आएगा तो रेट भी बढ़ाने का उन्होंने भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने भी इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि जो जाटों की समस्याएं हैं उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी में किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त करती है कि जिस तरीके से उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी रही और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। अरे मोबाइल नीचे कर ले। बात ये पॉइंट कुछ मीटिंग के अंदर के जो बाहर नहीं बता सकते। माहौल सद्भावनापूर्ण वातावरण में, आत्मीय वातावरण में बातचीत हुई है, दोनों तरफ से संवाद हुआ है और आखिर में सबने उम्मीद जताई है कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारी उम्मीद है, सबने आश्वासन दिया है। चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जैन से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। यूपी का दंगल है लेकिन मंथन दिल्ली में हुआ, बातचीत दिल्ली में हुई। 253 जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने मंथन किया और उनको भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी और तमाम चीजों के बारे में आश्वस्त किया, साथ ही साथ उनकी समस्याओं को और अंदर खाने, पर्दे के पीछे की चीजों को भी समझने की कोशिश की है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि ऐसे में जब उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल पूरे शबाब पर है, अमित शाह को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि 253 जाट नेताओं को दिल्ली में बुलाया जाता है, उनके साथ मंथन किया जाता है और बातचीत करनी पड़ती है। दिल्ली में सजे सियासी जमघट के क्या मायने हैं, इन तस्वीरों की सियासी धमक को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है? दरअसल दिल्ली में 1 साल तक चला किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में लड़ाई आसान नहीं रह गई। ऐसे में चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने उन नेताओं को एक मंच पर ले आई जो जाट लैंड में अपनी पकड़ रखते हैं, ताकि संदेश दिया जा सके कि असल में बीजेपी के साथ आज भी जाट समाज खड़ा है। जो 2012 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जो एक ट्रेंड बदला पूरे इस जाटलैंड में कि अब 2014, 17, 19 इन तीनों में बीजेपी को बम्पर वोटिंग हुई, जाट समुदाय पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखा। तो फिर से कोशिश वही है कि जो कहीं थोड़ी सी नाराजगी या गैप जो किसान आंदोलन के चलते जाट समुदाय और बीजेपी के बीच जो आ गया था, उसको खत्म किया जाए, उसको पाटा जाए। और इस मामले में गृह मंत्री एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन तस्वीरों के अपने मायने हैं।
जाटलैंड ने जो साथ बीजेपी को 2014 से दिया वो 2019 तक बरकरार रहा, लेकिन कृषि कानूनों के आने और उसके वापसी के बीच की खाई ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने का काम किया, क्योंकि आंदोलन में जाटलैंड का बड़ा योगदान था। ऐसे में जाटलैंड के नेताओं को एक साथ लाकर एक मंच पर सुनने की मजबूरी को समझा जा सकता है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि आज भी बीजेपी उनके साथ खड़ी है। ऐसे में उन नेताओं की मदद से जाटलैंड के ग्राउंड पर एक बार फिर से जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है, ताकि एक बार फिर से यूपी की सत्ता में बीजेपी वापसी की राह बना सके। नेताओं के द्वारा गृह मंत्री का स्वागत किया गया और बैठक जो है वो अंदर शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे तस्वीर के पीछे देख सकते हैं कि अब गेट जो है वो यहाँ बंद कर दिया गया है और अब इसके अंदर जो कंपाउंड है वहां बैठक शुरू हो गई है। तमाम जाट नेता धीरे धीरे करके अपना संबोधन दे रहे हैं। जो कार्यकाल बीजेपी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने जाटों के लिए फायदे के लिए काम किया। किसानों की बात हो, जाटों की बात हो, हमेशा उस पूरे वर्ग के साथ में खड़ी रही है बीजेपी सरकार। तो ये कई सारे जाट नेताओं के द्वारा ये संबोधन दिया जा रहा है। अमित शाह गृह मंत्री के सामने अपनी बातों को रखा जा रहा है। तो बात बहुत साफ है कि जाट नेताओं को सुनने के साथ उन नेताओं को भरोसा अगर कोई दे सकता है तो अमित शाह दे सकते हैं। अगर उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो जाटलैंड के लिए क्या खास करेगी, उनकी भावनाओं के साथ उनकी मांगों का क्या ख्याल रखेगी या फिर नहीं, इन सवालों के जवाब भी इस बैठक में जाट नेताओं को मिलेंगे। इसीलिए इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें वो नेता भी शामिल हैं जिन नेताओं को जाटलैंड ने चुनकर संसद या फिर विधानसभा भेजा है, और वो नेता भी शामिल हैं जिनको बीजेपी ने एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और सीधे आपको लेकर चलते हैं अब नोएडा स्टूडियो, जहां पर मेरी सहयोगी मनु तेवतिया हैं जो कि जाटलैंड के सियासी समीकरणों को बताएंगी और समझाएंगी कि आखिर जाटलैंड का चुनावी माहौल कैसा है और समीकरण क्या कहते हैं। मनु। बिल्कुल, धन्यवाद अनुपम आपका। तो अब मैं आपको समझाती हूं कि पश्चिम का आखिर समीकरण क्या कहता है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी जो है वो कम से कम 17% यहां पर पश्चिमी यूपी में जाट हैं, और पश्चिमी यूपी के 120 सीटों पर जाट का प्रभाव माना जाता है। तो पश्चिमी यूपी की कम से कम 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट नेताओं का अच्छा खासा असर है। यूपी में जाटों की आबादी लगभग 3 से 4%। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 3 से 4% यहां पर जाटों की आबादी है। पश्चिमी यूपी के 30 सीटों पर जाट वोट प्रभावी माना जाता है। तो आप समझिए कि 30 सीटें जहां पर जाट एक अहम रोल निभा सकता है किसी की जीत और किसी की हार में। पश्चिमी यूपी की 17 सीटों पर जाट प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो पश्चिमी यूपी की जो सारी सीटें हैं उनमें से 17 सीटों को चुना गया है जहां पर जाट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। और अब अगर अगले समीकरण की बात करें कि पश्चिमी यूपी आखिर इतना अहम क्यों हो जाता है, 2017 के असेंबली इलेक्शन के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। यहां पर टोटल जो सीटें हैं वो 136 हैं, जिसमें से वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पास फिलहाल 109 सीटें हैं, जिसमें वोट शेयर है 42.54%, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर है 21 सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में है, वोट शेयर है 21.52%। तीसरे नंबर पर बीएसपी मायावती की पार्टी 3 सीटें, वोट शेयर 21.16%। ये पूरा पश्चिमी यूपी का हमने वोट शेयर आपको समझाया है 2017 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कि अभी तक तो सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा है बीजेपी के पास। और पश्चिमी की तैयारी जो है बैठक में, इसमें कौन कौन शामिल रहा, आज की जो बैठक रही, इस बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इस बैठक में मौजूद रहे, सत्यपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहे जो जाट नेता हैं, भूपेंद्र चौधरी जो जाट नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे, कैप्टन अभिमन्यु इस बैठक में शामिल रहे, और इसके अलावा बीजेपी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल वो भी इस बैठक में खासतौर पर शामिल रहे। बुलंदशहर की जिला अध्यक्ष हैं अंतुल तेवतिया, उनको भी इस बैठक में निमंत्रण भेजा गया था, वो भी इस बैठक में शामिल रही। और वेस्ट यूपी की 75 सीटें हैं, 75 सीटों में से कौन कौन से मंडल का प्रभाव है वो भी हम आपको बताते हैं। तो 6 मंडल हैं। मेरठ मंडल, कहां जाटों का प्रभाव है वेस्ट यूपी में, ये आपको मैप के जरिए हम समझा रहे हैं। मेरठ मंडल, इसमें भी वेस्ट यूपी की सीटें आती हैं। जो 6 मंडल हैं उसमें 75 सीटें हैं। मेरठ मंडल,
सहारनपुर मंडल है, ये भी पश्चिमी यूपी में आता है। इसके अलावा आगरा मंडल भी पश्चिमी यूपी में आता है। आप देख सकते हैं नीचे यहां पर मैप में हमने दर्शाया है, ये आगरा मंडल है, मेरठ मंडल और अलीगढ़ मंडल है। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल भी है और साथ ही साथ बरेली मंडल भी है। ये सभी जो आप 6 मंडल देख रहे हैं, यहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और पहले चरण की वोटिंग कब है? 10 फरवरी को। इसलिए ही अमित शाह का आज की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये तो रही जाट समुदाय से जुड़ी सीटों और उनके प्रभाव की बात, लेकिन कुछ और खबरों के लिए देहरादून में मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा जी मौजूद हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। अनुपम, ओवर टू यू। शुक्रिया मनु। तो सबसे बड़ी बात यह है पश्चिम की जो सियासी दंगल की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम का जो सियासी दंगल है वो काफी दिलचस्प है और पश्चिम के किले को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्लान तैयार किया है, हर कोई इस बात को जानना चाहता है। विपक्षियों को कैसे भारतीय जनता पार्टी तराशाई करेगी इस सियासी संग्राम में और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के दंगल में, ये सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है वो यहां पर हम बताएंगे आपको कि आखिर क्या तस्वीर है पश्चिम को लेकर के और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां के किले को अपने पक्ष में मजबूती के साथ करना चाहती है, उसकी क्या रणनीति है, देखिए हमारी रिपोर्ट। सत्ता के लिए सियासी रण सज चुका है। संघर्ष के मैदान में हर सियासी दल दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी तैयारियों के साथ सभी रणनीतिकार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान का हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा होंगे। इस अभियान को हवा देने के लिए तीनों नेता शुक्रवार से मैदान में होंगे। अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे और 31 जनवरी को रामपुर और संभल में प्रचार करेंगे, जबकि 2 फरवरी को कन्नौज और कानपुर से हुंकार भरेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ 27 जनवरी को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे। 28 जनवरी को बदायूं और कासगंज में रहेंगे। 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात का दौरा करेंगे, जबकि 30 जनवरी को आगरा और मैनपुरी में प्रचार अभियान चलाएंगे और 31 जनवरी को मेरठ और हापुड़ में घर घर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 जनवरी से मैदान में दिखाई देंगे। इस मौके पर शाहजहांपुर और आंवला में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। इसके साथ ही 29 जनवरी को इटावा और औरैया का दौरा करेंगे, जबकि 30 जनवरी को फिरोजाबाद और हाथरस में प्रचार करेंगे। 1 फरवरी को नड्डा हमीरपुर और महोबा जाएंगे। इस तरह से बीजेपी यूपी के सियासी रण में विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। हर दिन रैलियों के साथ कार्यक्रमों में नेताओं का साथ होगा, कार्यकर्ताओं का जोश होगा और जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं का प्रचार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों का जो सियासी दंगल है उसके लिए 7 चरणों में वोटिंग होनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कि जो जनता का फैसला होगा, जनता जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर देगी 7 चरणों में, तो 10 मार्च को ही जनता का फैसला सबके सामने आएगा कि उसने किसको चुना है और किसको दरकिनार कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सियासी दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बीएसपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, इन सबकी तैयारी क्या है और आखिर जो आपके क्षेत्र की विधानसभा है वहां से किस प्रत्याशी को चुनावी दंगल में उतारा गया है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यूपी में चुनाव की तैयारियों के साथ ही ये भी तय हो रहा है कि कौन कहां से चुनाव मैदान में आएगा। लेकिन बहुत से नेता एक बार फिर से जनता के बीच नहीं जा रहे, क्योंकि उनके संगठन ने इसका फैसला लिया है। खबर है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मैदान में नहीं दिखाई देंगे। कुछ दिन पहले तक खबर थी कि दिनेश शर्मा को बीजेपी लखनऊ कैंट से मैदान में उतार सकती है, लेकिन अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किया है कि उनको चुनाव मैदान में नहीं ले जाएगी, लेकिन दोनों नेता बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल कमेरावादी ने गठबंधन किया है। इस पार्टी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल भी रोहिण्या सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है,
लेकिन इस सीट से पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल विधायक बनी थीं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन साथी कृष्णा पटेल को रोहनिया सीट से मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। उत्तराखंड विधानसभा से लाइव बुलेटिन लगातार आप देख रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। कुछ और चुनावी खबरें हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं। नाम